वेलकम स्टूडेंट, एसओएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और बात करेंगे क्लास 11th की। ज्योग्राफी की बात करेंगे इस वीडियो में हम। ठीक है, भूगोल की बात करेंगे। देखिए, ज्योग्राफी के अंदर पाठ संख्या जो 6 है वो हमारा पूरा हो गया था। पाठ 7 7th की शुरुआत करेंगे, अध्याय 7 की। पाठ संख्या जो 7 है उसका नाम है भू आकृतियां तथा उनका विकास। भू आकृतियां तथा उनका विकास मतलब जो भू आकृतियां बनी हुई हैं ज़मीन पर और उनके विकास की बात करेंगे कि उनका आखिर विकास किस प्रकार से हुआ है, वो हम बात करेंगे। तो जो पृथ्वी है उसके धरातल का जो निर्माण है, वो निर्माण करने वाली जो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हमने देखा, एक तो अपक्षय प्रक्रिया के बारे में देखा। तो मैंने कहा कि पृथ्वी के धरातल का जो निर्माण करने वाले पदार्थों पर जो अपक्षय की प्रक्रिया के पश्चात भू आकृतिक कारक की बात करें तो जिसमें प्रवाहित जल शामिल है। एक तो प्रवाहित जो जल होता है वो भी इस भू आकृतिक निर्माण में सहायक है। मतलब जब जल प्रवाहित होगा उसकी गति के अकॉर्डिंग भू आकृतियाँ बनेगी। ठीक है, तो भू आकृतिक निर्माण के पीछे अगर हम कारकों की बात करें, कौन कौन से कारक शामिल हैं, तो एक तो आपको ध्यान रखना है प्रवाहित जल है, और दूसरा आप याद करेंगे भूमिगत जल। भूमिगत जल। इसके अलावा बात करें तो जो वायु है वो भी भू आकृतिक निर्माण में सहायक है। हवा की वजह से भी अलग अलग ज़मीन पर आकृतियाँ बनती हैं। अब कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं, कैसे बनती हैं, वो तो हमें समझना है, लेकिन कौन कौन से कारकों की वजह से भू आकृतियाँ बनती हैं, तो जिसमें मैंने प्रवाहित जल की बात की है, भूमिगत जल की बात की है और वायु की बात की है। इसके अलावा जो हिमनद है उसकी वजह से भी तो अलग अलग आकृतियाँ बनती हैं। तरंग जो अपवर्दन है, तरंगों की वजह से जो ज़मीन में अपवर्दन होता है उसकी वजह से ध्यान रखना है कि अलग अलग आकृतियाँ बनती हैं। तो मैंने आपको कहा कि जब अपक्षय की प्रक्रिया हो जाती है और अपक्षय की प्रक्रिया होने के बाद में इन कारकों की वजह से भू आकृतियों का निर्माण होता है। तो मैंने कहा कि अपक्षय की प्रक्रिया होने के बाद में इन कारकों की वजह से भू आकृतियों का निर्माण होता है। कारकों के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि भूमिगत जल, वायु, हिमनद, तरंग और अपवर्दन शामिल है। ठीक है, तो एक बात तो ये ध्यान करनी है। लेकिन आपको ये भी पता है कि जो अपवर्दन वो क्या होता है कि धरातल के, सीधी सी बात है, स्वरूप को बदल देता है अपवर्दन। अपवर्दन के बारे में हमने विस्तार से पिछले पाठों में पढ़ा है कि अपवर्दन एक प्रवाह है जिसके अंतर्गत जो मिट्टी है, जो रेत है, जो मूल पदार्थ है वो अपना स्थान बदल देता है। हम कह सकते हैं कि इसमें जो बल या जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा है, एक परिवहन की तरह है कि अपक्षय की वजह से जो पदार्थ बिखरा हुआ है वो अपवर्दन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, जो ढलान पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके बारे में हमने देखा है। तो अपवर्दन क्या करता है कि धरातल के स्वरूप को बदल देता है। पहली विशेषता दी है, क्योंकि इसके बारे में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से बदलता है। और जो निक्षेपण जो प्रक्रिया जो हमने पहले पढ़ी थी वो एक परिणाम है, वो अपवर्दन के बाद में होती है निक्षेपण। तो हमने जब निक्षेपण पढ़ा तब मैंने आपको बताया भी था कि जब पहले तो होगा अपक्षय, अपक्षय में पदार्थ बिखर कर टूट कर एक जगह पर ठहरेंगे।
फिर हवा पानी की वजह से वो पदार्थ एक स्थान से दूसरे जगह पर जाएंगे। अब जाते हुए जब उनमें बल कम हो जाएगा तो वो धीरे जम जाएगा, और ये जब जमने की जो प्रक्रिया है उस मिट्टी की, वो आपकी होगी निक्षेपण। तो अगर हम इस क्रम को देखें तो अपर्दन के बाद में, अपर्दन के फलस्वरूप परिणाम के बाद में निक्षेपण होता है, और ये निक्षेपण ही तो ही धरातल के रूप को परिवर्तन करता है। कौन? ये निक्षेपण। जब निक्षेपण अलग स्थान पर जमेगा या नहीं जमेगा तो वो तो क्या करेगा, इस धरती के स्वरूप में बदलाव करेगा। सिंपल सी बात है, आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि भू आकृति क्या है। भू आकृति समझने के बाद में हम उसके बारे में विस्तार में कि भी इसके आकार, इसका कौन कौन से कारक सब देखेंगे। ठीक है, तो भू आकृति की बात करें तो सिंपल सी बात है कि जब जमीन का जो टुकड़ा होता है, भूखंड, वो आपकी भू आकृति होती है। ठीक है, तो भू आकृति क्या है वो हमें समझना है। तो छोटे से मध्य आकार के जो भूखंड होते हैं, छोटे से मध्यम आकार के जो भूखंड हैं, वो ध्यान रखना है आपको कि भू आकृति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? भू आकृति कहलाते हैं। छोटे से मध्य आकार के जो भूखंड हैं वो ध्यान रखना कि भू आकृति कहलाते हैं। जैसे ये ज़मीन है, इसका इतना सा टुकड़ा छोटा हो सकता है, मध्यम साइज का, तो ये जो टुकड़ा है ये एक भू आकृतिक है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान करनी है। अगर हम आगे देखें तो जब बहुत सारी भू आकृतियाँ आपस में मिलती हैं तो एक बात ध्यान रखना कि अलग अलग प्रकार के भूदृश्य बनते हैं। तो जब बहुत सारी अलग अलग प्रकार की जो भू आकृतियाँ आपस में मिलती हैं तब आपको ध्यान रखना है कि भूदृश्य बनते हैं। जैसे ये ज़मीन है, अगर कहीं खड्डा है, कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है, कहीं गहराई है, तो अलग अलग प्रकार की वजह से एक पूरा भूदृश्य बनता है भू आकृतियों की वजह से। तो जो भूदृश्य बनता है, ज़मीन का उबड़ खाबड़ दृश्य, ऊंचाई जिसको हम कहते हैं, वो भू आकृतियों के बाद में है। तो जो भूतल का हम देखते हैं अलग जो फैला हुआ जो भाग है, जो भू आकृति के निर्माण की फसल बाद में बनता है, और प्रत्येक जो भू आकृति हैं वो अपनी अलग एक विशेषता रखती है। वो भौतिक आकृति कैसी है उसकी, उसका आकार कैसा है, उसका पदार्थ कैसा है, तो उन सभी से मिल करके फिर ये आपकी भू आकृति बनती है। तो भू आकृति की बात करें तो भू आकृतिक है वो अपने आप की एक आकृति होती है उसकी, कि उसका स्वरूप कैसा है, उसका आकार कैसा है, और वो जो भू आकृति बनी है वो किन चीज़ से बनी है, ये भी हम इसमें देखते हैं। अगर हम देखें तो इसी कारणों की वजह से जब इनकी प्रक्रियाएं अधिकतर धीमी गति से जो कार्य करती हैं, जब भू आकृति बनती हैं तो वो प्रक्रिया धीमे प्रकार की है। तो जो कि कुछ भू प्रक्रियाओं एवं अगर हम उनकी बात करें तो कारकों द्वारा अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं। और सिंपल सी बात है कि जो भू आकृतियाँ होती हैं उनकी प्रक्रिया धीमी होती हैं, धीमी रूप से कार्य करती हैं, और इसी कारण से उनके आकार में हम देखें तो लंबा समय लगता है, क्योंकि भू आकृतिक निर्माण की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी धीमे हैं, उनकी गति कैसी है, धीमे है। इसलिए जो भू आकृति या भूखंड या जो भूदृश्य बनते हैं वो एक लंबे समय के बाद बनते हैं। ठीक है, और बात करें तो प्रत्येक भू आकृति का प्रारंभ होता है एक लंबे, जब एक प्रारंभ होता है, सिंपल सी बात है कि एक आकृति शुरुआत होती है, और भू आकृति के एक बार बनने के बाद उसके आकार में, उसके आकृति में, उसकी प्रकृति में बदलाव आता रहता है। तो एक बात तो ये ध्यान रखेंगे कि परिवर्तन आता है, जो मैंने आपको बताया कि जो भू आकृति है
वो एक बार बनने के बाद में उस भू आकृति के अंदर उसके आकार में, उसकी आकृति में, उसकी प्रकृति में परिवर्तन आता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और एक बात तो है कि जब इनके में परिवर्तन आता है इस भू आकृति के अंदर, तो जो क्या करता है कि जो भू आकृतिक प्रक्रियाओं एवं हम बात करें तो कार्यकर्ताओं के लगातार धीमे या हम देखें तेज गति के कारण होता है परिवर्तन। तो भू आकृति में जो परिवर्तन जो होता है वो बार की जो प्रक्रिया है उनकी वजह से होता है, तो ठीक है। और जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर जो भी अलग अलग बल लगते हैं या जो भी लगातार जो चीज़ें काम करती हैं ऊपर, वो भी तो चेंज कर सकती हैं भू आकृतियों को। तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है। अब बात करें कि जो जलवायु है उससे संबंधित भी परिवर्तन होता है। जलवायु संबंधित बदलाव और देखें तो जो वायु राशियाँ हैं उस वायु राशियों के ऊर्ध्वाधर और अगर बात करें क्षैतिज जब संचलन के कारण भी हम देख सकते हैं कि भू आकृतियों में परिवर्तन होता है। तो अलग अलग कारकों की वजह से भू आकृतियों में परिवर्तन होता है, जिसमें हमने जलवायु देखा एक तो जलवायु संबंधित बदलाव। इसके अलावा जो वायु राशियाँ हैं जिसमें हवा वगैरह हैं उनकी वजह से जो भू आकृति खंड हैं या भू आकृतियाँ हैं वो ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज संचलन के कारण भी भू आकृति में परिवर्तन होता है। और जो भू आकृति जो प्रक्रिया है उनकी गहनता से या हम बात करें उनकी प्रक्रियाओं में खुद ही परिवर्तन कभी कभी हो जाता है। उन परिवर्तनों की हम बात आगे विस्तार से करेंगे, कौन कौन से परिवर्तनों की वजह से होते हैं। तो भू आकृतियों की बात हम कर रहे हैं कि सिंपल सी बात है कि उसमें जो परिवर्तन है वो जलवायु से हो सकता है, अलग अलग वायु राशियों की वजह से हो सकता है, इसके भूखंड में परिवर्तन हो सकता है। सिंपल सी बात ये ध्यान करनी है। और इन परिवर्तनों की वजह से भू आकृतियाँ बदल जाती हैं, वो रूपांतरित भी हो जाती हैं। भू आकृतियाँ रूपांतरित होती हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और विकास की बात करें कि भू आकृति का जो विकास है अगर तो उनकी बात करें तो जो भूतल है, ज़मीन का जो तल है, उस भूतल के एक भाग में एक भू आकृति का दूसरी भू आकृति में या भू आकृति के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होने की जो अवस्था होती हैं, हम कह सकते हैं कि भू आकृतियों का परिवर्तन हुआ है, उनका विकास हुआ है। और सिंपल सी बात है कि इसका अभिप्राय ये भी हो सकता है कि प्रत्येक भू आकृति के विकास का एक इतिहास होता है कि भू आकृतियों का विकास किस प्रकार से हो रहा है। एक लंबे समय की अवधि के बाद में भू आकृतियाँ बनती हैं। इसमें एक स्थान पर भू आकृति बनी हुई है, उसके बाद दूसरी भू आकृति बनने के बाद में दोनों भू आकृतियों सम्मिलित रूप से मिलने की वजह से नई भू आकृतियों का भी निर्माण हो सकता है। एक लंबा समय अवधि इसमें लगती है और समय साथ में सिंपल सी बात है परिवर्तन होता है। और एक स्थल रूप का जो विकास की जो अवस्था है वो अलग अलग रूपों में गुजरती रहती हैं, जिसकी वजह से हम बात करते हैं कि एक लंबा है, एक नया है। तो इसकी तुलना जीवन की अलग अलग अवस्थाओं से करते हैं। और जीवन की जो हम अवस्थाएं देखते हैं, जैसे 4 जो अवस्थाएं हैं, अगर उन अवस्थाओं की हम बात करें तो जिसमें युवा अवस्था, प्रौढ़ा अवस्था और वृद्धा अवस्था, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जिनकी हम बात करेंगे। तो इनको विस्तार से पढ़ने से पहले थोड़ा हमें ये देखना पड़ेगा कि जो प्रवाहित जल है उससे संबंधित किस प्रकार से प्रवाह होता है, किस प्रकार की आकृतियाँ और किस प्रकार से भू आकृतियों में परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रवाहित जल।
बात करते हैं प्रवाहित जल की। जो आर्द्र प्रदेश होते हैं, आर्द्र आर्द्र मतलब जिसमें आर्द्रता पाई जाती है, ऐसे प्रदेश जिसमें मिट्टी में, वायु में आर्द्रता हो, नमी हो। तो जो आर्द्र प्रदेश हैं जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती हैं और वहाँ पर क्या होता है कि प्रवाहित जल रहता है। जहाँ पर बारिश ज़्यादा होने की वजह से तो भू आकृतियाँ बनेगी, वो भी प्रवाहित जल की वजह से। अब मैं प्रवाहित जल की वजह से भू आकृतियों की बात करूँ तो मरुस्थल में किस प्रकार की बनेगी। तो प्रवाहित जल से भू आकृतियाँ बनने के जो मेन कारण हैं वो हैं ज़्यादा बरसात। तो अत्यधिक बरसात जब होती है एक स्थान पर जहाँ पर जो प्रदेश है वो आर्द्र है, तो सिंपल सी बात है कि जब बरसात ज़्यादा होगी तो वहाँ जो भू आकृतियाँ बनेगी उसके लिए जो कारक होगा वो जल होगा, बहता हुआ जल। बहता हुआ जल ही तो आकृतियाँ बनाएगा, अलग अलग प्रकार की भूखंड आकृतियाँ, भू आकृतियों का निर्माण करेगा। ठीक है। और ये क्या होता है कि जो बहता हुआ जल होता है वो हमेशा ध्यान रखना है कि धरातल के लिए नुकसानदायक होता है। धरातल मतलब धरातल के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होता है बहता हुआ जल। तो मैंने बताया कि धरातल का निम्नीकरण, धरातल का निम्नीकरण यानी लो होना, धरातल का क्वालिटी में कमी होना। तो प्रवाहित जल एक धरातल के निम्नीकरण का उत्तरदायी कारक है। और प्रवाहित जल के दो तत्व होते हैं। हम बात करें प्रवाहित जल की तो इसके दो तत्व हैं। देखिए, एक तो यह है कि धरातल पर परत के रूप में फैला हुआ जो प्रवाह है वो एक प्रवाहित जल का होता है, कि धरातल पर एक परत के रूप में फैला हुआ जो प्रवाह है वो जल का। दूसरा हो सकता है कि रेखीय रूप से जल का प्रवाह हो रहा हो, रेखीय प्रवाह जिसको हम कहते हैं। और ये रेखीय प्रवाह होता है, सिंपल सी बात है कि जो घाटियाँ होती है उसमें नदियाँ इसी रेखीय प्रवाह से बहती हैं, और जो फिर नदियाँ या सरिताएँ हैं वो इस रूप में बहती हैं रेखीय प्रवाह में। तो मैंने दो रूप बताए जो धरातल के अंदर बताया कि जो धरातल हैं उस धरातल पर परत के रूप में हम देखें तो ये फैला रहता है, उसका प्रवाह परत के रूप में होता है। तो धरातल के ऊपर परत के रूप में इसका प्रवाह होता है। दो रूप में प्रवाह देख रहे हैं हम प्रवाहित जल का। तो धरातल के परत के रूप में मतलब इस प्रकार से एक परत के रूप में एक लाइन में नहीं, एक फैला हुआ। जबकि एक होता है रेखीय प्रवाह। रेखीय प्रवाह जैसे घाटी है, उस घाटी के अंदर नदी बहती है तो वो रेखीय प्रवाह है, एक घाटियों के अंदर से पहाड़ों के बीच में से अगर देखें तो। ठीक है। तो ये इस प्रकार से अगर हम देखें तो पहाड़ों से अलग अलग नाले मिल करके एक नदी का निर्माण जो करते हैं वो इसी में शामिल है। ठीक है। तो दो तत्व ये आपको ध्यान रखने हैं। और अगर बात करें तो जो प्रवाहित जल है उसके द्वारा अलग अलग प्रकार की जो आकृतियाँ बनती हैं, क्योंकि प्रवाहित जल क्या करता है कि अपरदित होता है। तो प्रवाहित जल के बाद में अधिकतर जो आकृतियाँ होती हैं वो अपरदित होती है। तो अपरदित स्थल रूप की बात करें तो उसकी जो ढाल प्रवणता है, ढाल के हम बात करें ढाल की प्रवणता है कि ढाल कम है ज़्यादा है, उसके रूप हम कह सकते हैं कि नदियाँ किस प्रकार की हैं और वो डिपेंड करती हैं स्थलाकृतियों में। तो पहली बात है कि नदियों की वजह से क्या होगा, नदियों की वजह से जो नदियाँ बहेगी, उससे जो जल प्रवाहित होगा उससे अपरदित स्थलाकृतियाँ बनेगी और वो डिपेंड करती है ढाल के प्रवणता पर। उसके अनुरूप नदियाँ बहती हैं और जिस अनुरूप से नदियाँ बहेगी उसके अनुरूप, तो हम कह सकते हैं कि नदियों की जो आक्रामक अवस्था होगी वो युवा अवस्था से होगी। ठीक है। कौन सी अवस्था? युवा अवस्था। तो एक बात तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक। और वर्तमान समय देखेंगे, अगर वर्तमान समय में देखें तो जो
तेज ढाल लगातार क्या होते हैं कि अपरदन के कारण मंद ढाल में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे मान लो एक तेज ढाल है, नदी बह रही है, तो धीरे धीरे अपरदन की वजह से टूटता 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 इस प्रकार से ढाल कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो तेज ढाल लगातार अपरदन की वजह से उसका जो ढाल है वो मंद हो जाता है। मंद ढाल में परिवर्तन हो जाता है। एक तो ये ध्यान रखना है आपको। और फिर जब ढाल मंद हो जाएगा अपरदन की वजह से, तो नदियों का जो प्रवाह है, वो नदियों की जो बात करें गति है, उनका जो वेग है, वो नदियों का वेग फिर कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। तो कोई नदी जो बह रही है, ढाल से आ रही है, अपरदन होगा, अपरदन होने की वजह से ढाल निम्न होगा, और फिर जो नदियाँ ज़्यादा अपरदन कर रही थी, ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही थी, ज़्यादा अपने साथ में मिट्टी लेकर जा रही थी, और जो तेज़ गति से बह रही है, उनका वेग कम हो जाएगा। और फिर नदियों का जो वेग कम होगा, तो सिंपल सी बातें, फिर निक्षेपण प्रारंभ हो जाएगा। तो निक्षेपण नदियों के कम वेग से फिर शुरू हो जाएगा, और तेज ढाल से बहती हुई जो सरिता हैं वो कुछ भी निक्षेपित भू आकृतियाँ बनाती हैं, ये ध्यान रखना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो सिंपल सी बात हमने देखी कि प्रवाहित जल की वजह से भू आकृतियाँ कैसे बनती हैं, किस प्रकार से नदियाँ की वजह से भू आकृतियाँ बनती हैं, हमने उनकी बात कर ली है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो सिंपल सी आप इसको बात याद करेंगे और किताब से हो सके तो पढ़ेंगे, और बाकी वीडियो को 2-3 बार देखेंगे। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है।